गांव दुर्गापुर के बाहर एक प्राचीन पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि कहते थे वो नरक तक पहुंचती हैं। लोग कहते थे उस पेड़ के नीचे कुछ भी ना बो, ना बैठो, ना रुको, क्योंकि जो वहां रुका वो कभी वापस नहीं आया। हर अमावस्या की रात उस पेड़ के नीचे से किसी औरत की कराह सुनाई देती थी और सुबह वहीं पे एक जानवर या इंसान की अधजली लाश मिलती थी। कहते हैं उस पीपल में काला जादू किया गया था, एक ऐसी तांत्रिक स्त्री ने जिसे गांव वालों ने जिंदा जलाया था। अब वो पीपल पेड़ उसकी रूह बन चुका है और वो अब एक एक करके वापस लौट रही है अपने कातिलों को लेने। उस दिन गांव में अचानक दोपहर के वक्त अजीब सी लू चली थी, जैसे कोई आग हवा में घुल गई हो। लोग अपने घरों में बंद हो चुके थे। सिर्फ मैं और मेरा दोस्त विक्रम तालाब के पास बैठकर आम खा रहे थे। तभी उसकी नजर उस पुराने पीपल के पेड़ की तरफ गई जो गांव के श्मशान के पास खड़ा था। वो बोला, कभी सोचा है इस पेड़ के नीचे बैठने की हिम्मत क्यों नहीं करता कोई? मैंने उसकी बात को मजाक में लिया और मुस्कुराकर कहा, क्यों, डर लगता है तुझे? लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, जिज्ञासा थी। हम दोनों धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंचे। हवा एकदम ठंडी हो चुकी थी, जैसे वहां अलग ही दुनिया हो। वहां पहुंचते ही मेरे सिर में अजीब सी टीस उठी और मेरी नाक से खून की एक बूंद टपकी। विक्रम ने मेरी तरफ देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। हम दोनों पेड़ की छांव में बैठ गए। तभी मेरे कानों में किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम दोनों भी वहीं जाओगे जहां बाकी गए थे। मैं हड़बड़ा कर उठा और इधर उधर देखने लगा, पर वहां कोई नहीं था। विक्रम अब भी वहीं बैठा था, जैसे उसके शरीर में कोई हरकत नहीं बची थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था। मैं उसे हिलाने गया तो उसका पूरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। मैं घबरा कर भागा और गांव आकर सबको बताया, पर जब गांव वाले मौके पर पहुंचे, पीपल के नीचे कोई नहीं था। ना विक्रम, ना उसकी चप्पल, सिर्फ एक ताजा खुदा हुआ गड्ढा था जिसमें ताजा मिट्टी डाली गई थी और उस मिट्टी से उठती थी वो ही कराहती आवाज जो मैंने वहां सुनी थी। तू भी आएगा? विक्रम की गुमशुदगी ने पूरे गांव को हिला दिया था। लोग कहने लगे पीपल फिर से जाग गया है। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई, जिसमें तय किया गया कि कोई भी सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से नहीं जाएगा जहां वो पीपल खड़ा है। लेकिन मेरी नींदें उड़ चुकी थीं। मेरी आंखों के आगे बार बार विक्रम की बेजान आंखें घूमती। वो आवाज अब मेरे सपनों में भी आने लगी थी, तू भी आएगा। स्विंग में डर से कांप जाता और रात के अंधेरे में चुपचाप रोता। मुझे विश्वास था कि विक्रम मरा नहीं है, वो कहीं उस पेड़ के नीचे कैद है। मैंने अपनी माँ से उस पीपल के बारे में पूछा तो उसने घबराकर मेरा मुंह दबा दिया और धीरे से कहा, कभी उस औरत का नाम मत लेना जो उस पेड़ में बंद है। मैंने पूछा, कौन औरत? तो माँ ने एक नाम फुसफुसाया, चंपा, एक तांत्रिकनी जिसने पूरे गांव पर काला जादू किया था, जिसे गांव वालों ने पेड़ से बांधकर जिंदा जलाया था। तभी से वो पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं रहा। हर अमावस्या की रात वो पेड़ औरत की तरह सांसें लेने लगता है। माँ ने कहा, इस बार की अमावस्या खास है, इस बार उसका बदला पूरा होगा। उसी रात मेरी खिड़की के बाहर एक परछाई आई। वो बिल्कुल विक्रम जैसी थी, लेकिन जब उसने मेरी तरफ मुंह मोड़ा तो उसकी आंखों से खून निकल रहा था और मुंह में से सिर्फ एक ही आवाज आई, आजा, पीपल के नीचे आजा। मैंने उस रात खिड़की बंद कर ली, लेकिन वो चेहरा, वो खून से लथपथ आंखें और वो सुनी सुनाई आवाज मेरे भीतर उतर चुकी थी। मैं सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन मेरी धड़कनों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। सुबह होते ही मैं गांव के सबसे बुजुर्ग तांत्रिक दयाराम बाबा के पास गया, जिन्होंने एक बार उस पेड़ को बांधने की कोशिश की थी। मैंने उन्हें विक्रम के बारे में बताया तो वो चुप हो गए। फिर उन्होंने मुझे एक पुराना काला लोटा दिखाया जिसमें राख और बाल थे। उन्होंने कहा, ये उसी चंपा के बाल हैं जो सैकड़ों साल पहले इसी पीपल के नीचे तांत्रिक विद्या करती थी। वो बच्चों की बलि देती थी और उनके खून से पेड़ को सींचती थी। जब गांव वालों ने उसे जलाया तब मरते वक्त उसने कसम खाई
कि उसकी रूह पेड़ में बंद रहेगी और वो हर उस इंसान को निगलेगी जो उसके शाप को भूलकर उसकी छांव में बैठेगा। बाबा ने मेरी हथेली पर एक नीला धागा बांधते हुए कहा, अगली अमावस्या तक खुद को बचा सका तो शायद विक्रम को वापस ला सको, पर याद रख, चंपा अब सिर्फ आत्मा नहीं रही, वो अब खुद पेड़ बन चुकी है। वो जड़ें हिलती हैं, वो शाखें सांस लेती हैं, और जब रात के तीसरे पहर वो पीपल कराहता है तो समझ लेना किसी की आत्मा उसी में घुस चुकी है। मैं कांपता हुआ वहां से निकला, लेकिन अब मुझे पता चल गया था कि विक्रम जिंदा है, लेकिन उसके चारों तरफ लिपटी है चंपा की शापित जड़ें, जो हर रात और कसकर जकड़ती जा रही हैं। उस रात जैसे ही तीसरा पहर शुरू हुआ, गांव की हवाएं ठहर गईं, जानवरों की आवाजें थम गईं और हर दरवाजा खुद ब खुद चरचराने लगा। मैं अपने कमरे में बैठा नीले धागे को कसकर पकड़े हुए था। तभी खिड़की के बाहर किसी के पैरों की आवाज आई। मैंने झांक कर देखा तो पीपल की ओर एक लंबी कदकाठी की परछाई जा रही थी, जो इंसानी लगती थी, लेकिन उसके पीछे कोई साया नहीं था। मैं दबे पांव उसका पीछा करने निकला। रास्ते में सब कुछ सुनसान था, यहां तक कि खेतों की पत्तियां भी हिलना बंद हो चुकी थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सबको थामे हुए थी। वो परछाई सीधी जाकर पीपल के पास रुकी और अचानक पेड़ की एक मोटी जड़ ऊपर उठी और जमीन में कोई चीज घुसा दी। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैं किसी तरह एक झाड़ी के पीछे छिपकर देखने लगा। वो परछाई अब इंसान का रूप ले चुकी थी। काले कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखें सफेद थीं और हाथ में एक झोपड़ी जैसे डिब्बे से धुआं निकल रहा था। तभी उसने कुछ बड़बड़ाना शुरू किया। हे चंपा, तेरा यज्ञ अधूरा है। जब तक सातवां खून न हो तब तक तू मुक्त नहीं। तभी पेड़ से कराह निकली और विक्रम की आवाज गूंजी, बचाओ, मुझे बचा लो। मैं बेतहाशा कांपने लगा, लेकिन उसी वक्त उस बूढ़े ने मेरी दिशा में देखा और चिल्लाया, तू अगला है, भाग जा यहां से, वरना जड़ें तुझे जिंदा निगल जाएंगी। पर जैसे ही मैं मुड़ा, मेरे पैरों में कोई चीज लिपट चुकी थी, गीली, ठंडी और धड़कती हुई। वो पीपल की जड़ थी और वो अब मुझे खींच रही थी। मैं पूरी ताकत से छटपटा रहा था, लेकिन वो जड़ें किसी अजगर की तरह मेरे पैरों को लपेटे थीं। उनकी छुअन से ऐसा लग रहा था जैसे मेरी हड्डियां बर्फ में जमती जा रही हों। मैं चीखा, चिल्लाया, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक वही बूढ़ा तांत्रिक मेरी ओर भागा। उसके हाथ में भभूत से भरी हुई थैली थी। उसने जड़ों पर वो राख फेंकी और कुछ मंत्र बुदबुदाए। जड़ें जैसे जलने लगीं और मेरी टांगें छोड़ दी। उसने मुझे उठाया और तेजी से खींचते हुए पीपल से दूर ले गया। हम दोनों गांव के पुराने कुएं तक पहुंचे और वहां बैठ गए। मेरी सांसें उखड़ रही थीं। तब उसने कहा, तेरे अंदर हिम्मत है लड़ने की, लेकिन चंपा से टकराना बच्चों का खेल नहीं। वो तुझसे विक्रम के बदले कुछ मांगने वाली है, और शायद वो तू ही हो। मैंने कांपती आवाज में पूछा, वो विक्रम को क्यों पकड़ कर बैठी है? बूढ़ा बोला, क्योंकि वो उसकी गिनती में था। सातवां खून, सातवीं आत्मा जो पीपल को पूर्ण कर देगी, उसके बाद ये पेड़ सिर्फ भूतिया नहीं रहेगा, ये एक दरवाजा बन जाएगा, नरक का दरवाजा। उसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मैंने पूछा, अब क्या होगा? उसने मेरी ओर देखा और बोला, अगली अमावस्या से पहले तुझे उस मिट्टी को खोदना होगा जहां विक्रम की चीख दफन है, और अगर तू सही जगह पहुंच गया तो शायद उसकी रूह को छुड़ा सके। लेकिन याद रख, उस जमीन के नीचे सिर्फ विक्रम नहीं है, वहां और भी हैं जिनकी आत्माएं अब इंसान नहीं रही। वो अब मिट्टी का हिस्सा बन चुकी हैं और मिट्टी चीखती है। अगली सुबह मैं उस बूढ़े तांत्रिक के साथ गांव के उस हिस्से में गया जहां सालों से कोई नहीं गया था। वो जगह पीपल के दूसरी तरफ थी, एक वीरान मैदान जिसमें कोई मकान, कोई रास्ता, कोई चिन्ह नहीं था, सिर्फ सूखी धरती और बीच बीच में उग आए अजीब काले रंग के झाड़। बाबा ने कहा, यही है वो जमीन जहां उन 7 लोगों को दफनाया गया था जिन्हें चंपा ने शिकार बनाया था। उन्हीं की आत्माएं अब इस धरती के नीचे छटपटा रही हैं और विक्रम उन्हीं के बीच कहीं कैद है। उसने एक पुराना तांत्रिक यंत्र निकाला जो धीरे धीरे घूमने लगा।
जब वो यंत्र एक जगह पर तेजी से कांपने लगा तो बाबा ने कहा, यहां खुदाई करो। मैं कांपते हाथों से वहां खुदाई करने लगा। मिट्टी ठंडी थी, बर्फ जैसी। कुछ ही देर में एक सड़ी हुई लकड़ी की पेटी निकली, लेकिन जैसे ही हमने उसे खोला, अंदर से एक अजीब काली धुंध निकली और हवा में बिखर गई। और फिर चारों तरफ हवा रोने लगी, जैसे जमीन खुद अपने भीतर छिपी चीखें बाहर फेंक रही हो। उस पेटी के अंदर विक्रम नहीं था, लेकिन एक पुरानी डायरी थी, चंपा की लिखी हुई। पहले पन्ने पर ही लिखा था, 7 आत्माएं, 7 रातें, 7 बलिदान। अंतिम आत्मा जब पीपल को चढ़ेगी, मैं मुक्त हो जाऊंगी और वो मेरा नया शरीर होगा। मैंने बाबा की ओर देखा तो वो पत्थर की तरह जम चुका था। उसकी आंखें खुली थीं और होंठ बुदबुदा रहे थे। तभी मिट्टी फिर से कांपी और हमारी खुदाई के आसपास की जमीन दरकने लगी, जैसे जमीन के नीचे कोई भारी चीज हिल रही हो। और फिर एक के बाद एक 7 पुरानी कब्रें अपने आप खुलने लगी। उनमें से उठते जा रहे थे सड़े गले, अधजले इंसानी ढांचे, और सबकी आंखें बंद थीं, सिवाय एक के, जिसकी आंखें सीधी मेरी तरफ देख रही थीं, विक्रम की। मैंने जैसे ही विक्रम की आंखों को देखा, मेरा शरीर वहीं सुन्न पड़ गया। उसका चेहरा सड़ा नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा सूनापन था जैसे वो इस दुनिया में रहते हुए भी कहीं और जा चुका हो। बाकी की 6 लाशें उठ खड़ी हुईं। उनके शरीर अधजले थे, जैसे उन्हें जिंदा जलाया गया हो। उनमें से एक की आंखें बाहर निकली हुई थीं, एक के सिर पर सिर्फ खोपड़ी बची थी, और सबके होंठों पर एक ही मुस्कान थी, एक दर्द भरी, सूनी और शापित मुस्कान। तभी पीछे से बाबा की तेज आवाज आई, मत देखो उनकी आंखों में, ये आत्माएं अब इंसान नहीं, चंपा के आदेश की प्रतीक्षा कर रही आत्माएं हैं। पर मेरी नजरें विक्रम से हट नहीं रही थीं, और तभी वो बोला, तू आ गया, 7वां बलिदान पूरा होने वाला है। उसकी आवाज मेरी अपनी जैसी लग रही थी, लेकिन उसके शब्द ठंडे और खोखले थे। बाबा ने जमीन से राख उठाकर मेरे चारों तरफ एक घेरा बनाया और कहा, अब सुनो इनकी सभा की बात। इनकी पीड़ा इनकी जुबान पर नहीं, पर उनकी आत्मा चंपा की तरह बात करती है। और फिर अचानक 7 आत्माएं गोल घेरा बनाकर घूमने लगीं। उनके मुंह से एक जैसी आवाजें निकलने लगीं, चंपा आएगी, पीपल जागेगा, धरती फटेगी और नरक खुलेगा। बाबा चिल्लाया, हमें जल्दी करना होगा, इससे पहले कि चंपा खुद प्रकट हो। और तभी 7 आत्माएं एक साथ जमीन में समा गईं, और उस जगह से एक धधकता हुआ दरार उभरने लगा, जैसे धरती की कोख फट रही हो। और उस दरार के भीतर से निकल रही थी एक साड़ी में लिपटी आकृति, बिना चेहरा, सिर्फ बाल और आग जैसी गर्म सांसें। चंपा आ चुकी थी। धरती से निकली वो आकृति अब पूरी तरह सामने थी। उसके घने उलझे हुए बाल उसकी आंखों को ढक रहे थे, लेकिन उसकी सांसें इतनी गर्म थीं कि आसपास की घास जलने लगी। उसकी साड़ी जगह जगह जली हुई थी, और उसके नाखून इतने लंबे थे जैसे बरसों से मिट्टी कुरेदती आ रही हो। चंपा अब कोई आत्मा नहीं रही थी, वो अब मांस और हड्डी के साथ दोबारा जन्म ले चुकी थी। लेकिन उसका चेहरा अब भी अधूरा था। वो अधूरा चेहरा मेरे ही चेहरे को घूर रहा था, जैसे वो मुझसे कुछ छीनना चाहती हो। तभी बाबा कांपती आवाज में बोले, वो तुझसे तेरा स्वरूप लेगी, तेरा चेहरा, तेरा शरीर, ताकि वो फिर से जिंदा होकर इस धरती पर खून का खेल खेल सके। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चंपा धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। उसके कदमों के नीचे की जमीन सड़ रही थी। उसकी आंखें अब साफ दिख रही थीं। वो आंखें नहीं, 2 गहरे कुएं थे जिनमें न आग थी न पानी, सिर्फ एक गहराई जो निगल सकती थी किसी की भी रूह। बाबा ने आखिरी बार मंत्र पढ़ा और मुझे एक चांदी की कील दी। बस ये कील उसके छाया चित्र में घोंपनी है, लेकिन ध्यान रहे, तुझे ये नहीं पता कि वो अब कौन है। मैंने चौंक कर पूछा, मतलब? बाबा फुसफुसाए, चंपा अब सिर्फ वो सड़ी हुई आत्मा नहीं रही, वो किसी और शरीर में घुस चुकी है। शायद विक्रम, शायद कोई और। तभी चंपा की आकृति हवा में गायब हो गई और चारों तरफ एक अजीब शांति छा गई, जैसे कुछ बड़ा होने से पहले का सन्नाटा। विक्रम मेरी ओर देख रहा था, पर अब उसकी आंखों में भाव नहीं थे,
बस एक लंबा सन्नाटा और मेरी सांसें थम गईं। क्या चंपा अब विक्रम के भीतर है या किसी और के? और क्या मुझे अपने ही दोस्त के सीने में वो कील घोंपनी होगी? विक्रम मेरे सामने खड़ा था, लेकिन अब उसमें कुछ बदल चुका था। उसकी आंखें जैसे किसी गहरे कुएं से उठती धुंध जैसी हो गई थी, भावहीन, खाली और गहराई से भरी हुई। मैंने उसकी ओर कदम बढ़ाए, लेकिन बाबा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाया, ठहर, ये वो नहीं रहा, ये अब चंपा है या फिर कोई और। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा सबसे करीबी दोस्त अब मेरे दुश्मन की खाल ओढ़ चुका है। तभी विक्रम की आंखों से एक काली लकीर बहने लगी। वो एक बार भी पलक नहीं झपका रहा था और फिर अचानक वो हंस पड़ा, एक अजीब, धीमी और भीतर तक चीर देने वाली हंसी। उसने कहा, तू सोचता है कि मुझे पहचान लेगा? चेहरों में मत ढूंढ, मैं अब हर उस इंसान में हूं जिसने किसी की चीख अनसुनी की है। तभी गांव का बूढ़ा चौकीदार वहां आया और बोला, बेटा घर चल, तेरा बाप तुझे ढूंढ रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखा, वो भी वैसी ही थीं, खाली। और तब समझ आया, चंपा अब एक में नहीं, कई चेहरों में बन चुकी है। बाबा चिल्लाए, भाग, ये अब चेहरों का खेल है। तू जिसे मारेगा उसमें वो नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर तुझे एक भी गलती हुई तो असली चंपा कभी बाहर नहीं आएगी। मैं अब उस चांदी की कील लेकर अंधेरे में भाग रहा था, और हर चेहरा, हर मुस्कान, हर छाया मुझे डराने लगी थी। कौन था असली, कौन था सिर्फ एक छलावा? और सबसे बड़ी बात, क्या मैं खुद भी अब वही नहीं बन गया हूं जो चंपा चाहती थी? मैं अब पूरी तरह से उलझ चुका था। हर कदम पर मुझे लगता जैसे किसी न किसी का चेहरा सामने आ जाएगा और मैं पहचान नहीं पाऊंगा कि वो कौन था, मेरा दोस्त विक्रम, वो बूढ़ा चौकीदार या खुद चंपा। मैं अब भागते हुए जंगल के अंदर घुस चुका था। हवा का एक ठंडा झोंका मेरे चेहरे से टकराया, जैसे किसी ने मेरे अंदर की सारी हिम्मत बाहर खींच ली हो। तभी मुझे अचानक उस पुराने दरवाजे का ख्याल आया, वो दरवाजा जिसे मैंने बचपन में कई बार देखा था, लेकिन कभी खोलने की हिम्मत नहीं की थी। ये वही जगह थी जहां चंपा का असली चेहरा छुपा था, और शायद यही वो बिंदु था जहां से मैं उसे हरा सकता था। लेकिन क्या यह दरवाजा भी झूठ का हिस्सा था? जैसे ही मैंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मेरे सामने वही अजीब सी परछाई उभर आई, और फिर वो हंसी, वही डरावनी, दुख भरी हंसी गूंजने लगी। सोचते हो कि दरवाजा खोलकर तुम सच का सामना करोगे? एक गहरी आवाज ने मेरे कानों में कहा। मैं डरते हुए पीछे हटा, लेकिन फिर मेरी आंखों में कुछ चमक उठी, जैसे कोई एक सवाल भीतर से फट पड़ा हो। क्या सच में मैं इसे पहचानने में सक्षम था, या फिर मैं बस एक खेल का हिस्सा था जिसमें मेरे पास कोई रास्ता नहीं था? बाहर से एक घना अंधेरा छा गया, जैसे आसमान भी अब खुद डरने लगा हो। तभी एक चमकदार रोशनी सामने आई और मुझे लगा जैसे वो विक्रम की आंखों से निकल रही हो। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ भ्रम था, लेकिन अचानक मेरी जुबान से खुद ब खुद निकल पड़ा, विक्रम, तुम हो ना? उसी पल दरवाजे के दूसरी तरफ से एक ठंडी हवा आई और उसमें से एक हल्की सी आवाज गूंजी, विक्रम, अब नहीं, अब सिर्फ चंपा है। वो आवाज और रोशनी अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। मेरे हाथ से चांदी की कील गिर पड़ी और दरवाजा अपने आप खुलने लगा। मैं घबराया हुआ वापस भागने लगा, लेकिन तभी पीछे से कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी ना भूल पाऊंगा। मेरे कदमों के नीचे से जमीन तड़पने लगी और मैंने देखा पीपल का पेड़ और वह डरावनी आकृति अब मुझे घेर चुकी थी। फिर मेरी आंखों में एक अजीब सी हलचल हुई और मेरी रूह कांपने लगी। कहीं ना कहीं वो असली चंपा मेरी आंखों में सन्नाटे की तरह समा रही थी। क्या मुझे इसे हराना संभव था? दरवाजे के पास खड़ा मैं अब पूरी तरह से हिल चुका था। सामने उस पीपल के पेड़ से एक धुंध सी उठ रही थी जो धीरे धीरे मेरे पास बढ़ने लगी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं और मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मैं खुद को खोता जा रहा हूं। पेड़ की जड़ों से एक बुरी चीखती हुई हवा उठी और उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी, तुम तो इसे जानते हो, इस पेड़ से जुड़े हुए हो, इसका हिस्सा हो तुम। मेरी आंखें मानो जलने लगीं और मेरे शरीर में एक अजीब सी बेबसी का एहसास हुआ। कोई रास्ता नहीं था। वो कील जो मुझे अपने हाथ में पकड़नी थी,
वो अब तक मुझे बचाने की जगह मुझे और उलझा रही थी। मेरा दिमाग पूरी तरह से घबराहट में डूबा हुआ था। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूं या मुझे क्या करना चाहिए। तभी मेरी आंखों के सामने विक्रम की परछाई उभरी। उसकी आंखें बिल्कुल वैसे ही थीं जैसे मैंने पहली बार उन्हें देखा था, भरी हुई, निराश, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। उसने मुझसे कहा, तुम नहीं जान पाओगे कि तुम्हें किसे बचाना है या किसे खत्म करना है। मैं अब चंपा का हिस्सा बन चुका हूं और अब यह पेड़ हम सबको निगल जाएगा। तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, सच को पहचानो और वही काम करो। मेरे भीतर एक अचानक सी स्फूर्ति आई, जैसे किसी ने मुझे जबरदस्ती जगा दिया हो। क्या मैं सच में अब चंपा के जाल में फंस चुका था या फिर मैं कुछ और कर सकता था? मेरी आंखों में चमक आई और मैं कील को फिर से पकड़ने की कोशिश करने लगा। तभी पेड़ से तेज हवाएं बहने लगीं और आसपास की धुंध घनी होती गई। लेकिन इस बार मैंने हार मानने का नाम नहीं लिया। मेरी सोच साफ हो गई थी, मुझे अब विक्रम को बचाना था, या शायद जो कुछ भी चंपा ने विक्रम के रूप में ढका हुआ था उस पर मुक्ति पानी थी। पेड़ के पास जाकर मैंने अपनी आंखें बंद की और वो मंत्र याद किया जो बाबा ने मुझे सिखाया था। फिर एक गहरी सांस ली और कील को पेड़ की जड़ों में घोंप दिया। जैसे ही कील अंदर गहरी चली गई, धरती को एक जोर का झटका लगा और उसके बाद एक सन्नाटा छा गया। अचानक पेड़ की जड़ें घूमने लगीं और आसपास की हवा मानो चुप हो गई थी। मुझे लगा जैसे कुछ बड़ा घटने वाला है। फिर एक कटा हुआ स्वर मेरे कानों में गूंजा, तुमने यह किया, तुमने मुझे हराया, लेकिन याद रखो, हर राक्षस को मारने के बाद उसका बदला चुकाना होता है। जैसे ही कील पेड़ में घुसी, एक भयंकर हलचल शुरू हो गई। पेड़ की जड़ें उखड़ने लगी और साथ ही आसपास का हर पेड़, हर पौधा जैसे चीखने लगा हो। हवाएं तेज हो गईं और वो गहरी भयावह आवाज फिर से गूंजने लगी, तुमने मुझे हराया नहीं, तुमने सिर्फ मुझे दफन किया है। मैं कभी नहीं मरता, मैं हमेशा लौटूंगा। यह आवाज धीरे धीरे मेरे सिर में गूंजने लगी, जैसे किसी ने मेरे कानों के पास आकर कानाफूसी की हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मुझे समझ में आने लगा कि चंपा का शाप अभी खत्म नहीं हुआ था, ये तो बस एक शुरुआत थी। मैंने विक्रम की ओर देखा। वो अब भी खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में वही भय, वही शून्यता फिर से लौट आई थी। उसकी आंखों से अब काले धब्बे बहने लगे थे, जैसे किसी ने उसकी रूह को खींच लिया हो। मैंने डरते हुए उसे पुकारा, विक्रम, विक्रम, तुम ठीक हो? लेकिन वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप खड़ा था। तब अचानक पेड़ की जड़ों से एक डरावनी आकृति बाहर निकली, चंपा। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी रूप रंग में बदलाव हो चुका था। उसकी त्वचा अब सड़ी हुई थी, उसकी आंखें जल रही थीं जैसे उसमें आग भरी हो। उसने विक्रम की ओर देखा और हंसी में कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मुझे सिर्फ एक बार हराया, लेकिन क्या तुम जान पाते हो कि मैं कहां से आया हूं? उसकी आवाज में अब वही विकृतता थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। चंपा धीरे धीरे विक्रम के पास पहुंचने लगी और उसके हाथों में अब वही लंबी, तेज नाखून थे। उसकी आकृति अब और भी भयंकर हो गई थी, जैसे वो अब किसी इंसान से ज्यादा राक्षस में बदल चुकी हो। मेरी समझ में आ गया कि विक्रम अब भी चंपा के जाल में फंसा हुआ था। वो उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुका था। मैंने घबरा कर बाबा की तरफ देखा, लेकिन वो भी अब कुछ नहीं कर पा रहे थे। उसके हाथ में कोई शक्ति नहीं थी जो चंपा को रोक सके। तभी बाबा ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमसे गलती हो गई, तुमने जो किया वो ठीक नहीं था। चंपा अब और भी ताकतवर हो चुकी है, अब उसका शिकार तुम्हें बनना होगा। मेरे दिल में डर और निराशा की लहर दौड़ गई, लेकिन तब मुझे कुछ याद आया, वो पुरानी चांदी की कील जिसे मैंने पेड़ में घोंपने के बाद छोड़ दिया था। अगर चंपा फिर से जीवित हो गई थी तो वो कील ही अब मुझे बचा सकती थी। मैंने विक्रम की ओर देखा और अपनी पूरी ताकत लगाकर चांदी की कील को फिर से हाथ में पकड़ा। अब मुझे यकीन था यह आखिरी मौका था, और अगर मैं अब चुप रहा तो चंपा और विक्रम दोनों को हमेशा के लिए खो दूंगा। मैंने पूरी हिम्मत जुटाई और चंपा की ओर बढ़ते हुए
उस कील को उसकी छाती में घोंप दिया। जैसे ही कील उसके शरीर में घुसी, पूरे आसपास का माहौल एकदम बदल गया। एक कंठनुमा चीख आई और पेड़ की जड़ें हिलने लगी और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। चंपा की सारी शक्ति एक पल में खत्म हो गई और वो धरती में समा गई। विक्रम की आंखों से अब वो काले धब्बे गायब हो गए थे और उसकी आंखों में फिर से इंसानी चमक लौट आई। लेकिन अचानक विक्रम गिर पड़ा और उसकी आंखों में जो भय था वो फिर से लौट आया। क्या चंपा की वापसी अब खत्म हो चुकी थी या यह सिर्फ एक और शरारत थी? क्या विक्रम अब भी पूरी तरह से मुक्त हो चुका था? चंपा की हड्डियां जमीन में समाने लगी थीं, लेकिन विक्रम का शरीर अब भी कांप रहा था। उसकी आंखों में वो डर अब भी था, जैसे कोई साया उसे पीछा कर रहा हो। मैंने उसे पकड़कर उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह कांप रहा था और उसके होंठ एक अजीब सी आवाज में हिलने लगे। वो अभी भी मेरे अंदर है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता, वो कभी नहीं मरेगी। उसके शब्द पूरी तरह से घबराहट में थे, जैसे किसी ने उसके भीतर चंपा की आत्मा को फिर से जगा दिया हो। मुझे समझ में आ गया कि चंपा का खेल अब भी जारी था। वो भले ही मरी हो, लेकिन उसकी शक्ति विक्रम के अंदर कहीं ना कहीं छिपी थी। मैंने विक्रम से कहा, तुम ठीक हो विक्रम, तुम अब चंपा से पूरी तरह मुक्त हो गए हो। उसकी आत्मा अब शांति से सो चुकी है। लेकिन उसका चेहरा और भी डरावना हो गया। उसने अपनी आंखों से मुझे घूरते हुए कहा, तुम नहीं समझते, वो कभी नहीं जाएगी, मैं कभी उससे छुटकारा नहीं पा सकता। इतना कहकर विक्रम अचानक मेरे हाथ से छूट गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें अब कुछ अलग सी थीं, जैसे उसमें एक अजनबी ताकत घुस गई हो। मेरी हिम्मत टूटने लगी, लेकिन फिर बाबा की याद आई, उसकी बातों का वो आखिरी मंत्र जो उसने मुझे दिया था। चंपा के आत्मा को केवल एक शक्तिशाली चमत्कारी क्रिया से ही शांत किया जा सकता है, और वह क्रिया है प्रेम और विश्वास की शक्ति। मैंने जो कुछ भी सुना था उसे याद करते हुए एक बार फिर विक्रम को अपनी ओर खींचा और उसकी आंखों में देखे बिना मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। विक्रम, मैं तुम्हें बचाने आया हूं, मैं तुम्हारे लिए यहां हूं, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। जो कुछ भी हुआ वो अब खत्म हो चुका है। मैंने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में वही अंधेरा लौट आया। अचानक विक्रम ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, तुम जानते हो, मुझे लगता है कि मैंने चंपा को फिर से जिंदा कर लिया है। क्या तुम मुझे बचा पाओगे? मैंने गहरी सांस ली और खुद को तैयार किया। यह मेरा आखिरी मौका था। मैंने मन ही मन बाबा का मंत्र पढ़ा और फिर विक्रम के सीने पर हाथ रखते हुए कहा, अब तुम नहीं डरोगे विक्रम, क्योंकि हम इसे साथ मिलकर खत्म करेंगे। अब तुम मुझे पूरी तरह से भरोसा करो। विक्रम की आंखों में जो अंधेरा था वो धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। उसने अपनी हाथों से मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं अब डर नहीं रहा, तुम्हारे साथ हूं। तभी उसके शरीर से एक जोरदार चीख सुनाई दी और अचानक उसकी आंखों से एक काले धब्बे बाहर आकर हवा में उड़ने लगे। वो धब्बे जैसे आसमान में विलीन हो गए और विक्रम की आंखें अब पूरी तरह से सामान्य हो गईं। लेकिन मैं जानता था ये बस एक अंतरिम शांति थी। चंपा अभी भी कहीं ना कहीं छिपी हुई थी और मुझे डर था कि अगर मैं ज्यादा समय बर्बाद करता तो उसका शाप फिर से सामने आ सकता था। मुझे जल्द से जल्द इस खतरनाक रहस्य को खत्म करना था और मैं जानता था कि मेरी अगली चुनौती कहीं ना कहीं और बुरी तरह से छिपी हुई थी। विक्रम की आंखों से जो काले धब्बे निकले थे वे हवा में विलीन हो चुके थे और मुझे लगा कि अब सब कुछ शांत हो गया है। लेकिन अंदर से एक गहरी चिंता थी। क्या चंपा की आत्मा सच में खत्म हो गई थी या फिर वो एक नई ताकत के साथ वापस लौटने वाली थी? मुझे यह समझने में थोड़ा समय लगा कि विक्रम अब एक सामान्य इंसान की तरह नहीं था। उसके अंदर एक छाया बनी हुई थी जो पूरी तरह से हट नहीं पाई थी। हम दोनों उसी डरावने जंगल में खड़े थे। चारों ओर सन्नाटा था, जैसे प्रकृति भी हमारे डर को महसूस कर रही हो। विक्रम अब भी चुप था, बस मेरे सामने खड़ा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, क्या तुमने कभी सुनी है उस पेड़ के बारे में जो इन जंगलों में छिपा है? कहते हैं
अगर उस पेड़ के पास से गुजरोगे तो उसका छाया हमेशा तुम्हारे साथ होती है। मैं चौंका। उस पेड़ का नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन विक्रम की बातों में कुछ ऐसा था जो मुझे डराने के लिए काफी था। हमने तय किया कि हमें उस पेड़ तक जाना होगा, क्योंकि अगर चंपा का कोई भी हिस्सा बचा हुआ था तो शायद वह उसी पेड़ के पास छिपा था। हम दोनों धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े जहां विक्रम ने पेड़ का जिक्र किया था। रास्ता घना और अंधेरा हो चला था और हर कदम पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम कुछ अज्ञात शक्ति के करीब जा रहे हों। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हवा का झोंका तेज होता गया और पेड़ की शाखाएं अपनी जगह से हिलने लगीं। अचानक मुझे एक ठंडी सड़ी हुई महक आई, जैसे किसी पुराने शव की गंध हो। यह गंध विक्रम को भी महसूस हुई और उसकी चाल थोड़ी धीमी पड़ गई। वह मुझसे बोला, यह वही पेड़ है, वही जगह है जहां चंपा का शाप बसा हुआ था। अगर हमने यहां रुककर कुछ किया तो हम फिर से उसके जाल में फंस सकते हैं। लेकिन अब मेरी समझ में आ चुका था कि यह डर सिर्फ एक भ्रम था। विक्रम ने जितनी बार कहा था कि चंपा का शाप नहीं खत्म हुआ, उतनी बार मुझे यह भी महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं वो उसे अपने भीतर छिपाए हुए था। मुझे विक्रम पर विश्वास था, लेकिन इस पेड़ का सामना करना अब जरूरी था। हम पेड़ के पास पहुंचे और विक्रम ने कहा, तुम जानते हो, यहां सिर्फ चंपा की आत्मा नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ छिपा है। उसकी बात सुनकर मैं डर गया, लेकिन मुझे यह भी समझ में आ गया कि हमें इस डर का सामना करना होगा। मैंने धीरे धीरे पेड़ की ओर कदम बढ़ाया और जब मैंने उसे छुआ तो एक तेज झटका मेरे शरीर में लगा। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे चारों ओर कोई मौजूद है, जैसे चंपा की आत्मा फिर से हमें घेरने की कोशिश कर रही हो। विक्रम की आंखें अब कुछ बदल गईं। उनमें वही पुरानी डरावनी झलक फिर से लौटी। यह वही जगह है, उसने कहा। यहां से लौटना अब हमारे लिए संभव नहीं है। अब मुझे एहसास हुआ कि इस पेड़ के नीचे कुछ और था, जो इस बुरी शक्तियों से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन इस पेड़ ने मुझे एक गंभीर और अंतिम चुनौती दी थी। अब यह समय था, या तो हम इसे हराएंगे या फिर यह पेड़ हमें अपनी जाल में हमेशा के लिए जकड़ लेगा। पेड़ के पास खड़ा होकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे समय थम सा गया हो। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ हवा की हल्की सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। विक्रम अब पूरी तरह से चुप हो गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन आ चुका था। उसकी ओर देखकर मुझे लग रहा था जैसे उसका शरीर किसी दूसरे के कब्जे में हो। उसका चेहरा अब डर और परेशानी से भरा हुआ था, जैसे कुछ डरावना उसके अंदर जड़ें गाड़ रहा हो। मैंने उसे धीरे से पुकारा, विक्रम, क्या तुम ठीक हो? उसकी आंखें फिर से मेरी ओर मुड़ी, लेकिन उनकी गहरी अंधेरे और पीली चमक ने मुझे और भी डराया। उसने सिर झुकाते हुए कहा, यह पेड़ सिर्फ चंपा का नहीं बल्कि पुरानी आत्माओं का घर है। इसकी जड़ें धरती में गहरी धंसी हैं और वो खुद को कभी नहीं छोड़ती। इन्हीं शब्दों के साथ पेड़ की जड़ों से अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने उन्हें खींचने की कोशिश की हो। पेड़ की शाखाएं जोर से हिलने लगीं और साथ ही मैंने महसूस किया कि नीचे की जमीन भी कांप रही थी, जैसे धरती अपने भीतर किसी विशाल शक्ति को दबाए हुए हो। मेरी आंखों के सामने अचानक एक रूप बदलता हुआ प्रेत उभरा। यह चंपा का नहीं बल्कि एक और खौफनाक आत्मा का रूप था, जो अपनी घनी जड़ों से बाहर आ रही थी। विक्रम ने घबराते हुए कहा, यह वो पेड़ नहीं है जिसको तुम समझ रहे हो। यह वह पेड़ है जो हर आत्मा को अपनी जड़ों में समेटकर खुद को और ताकतवर बनाता है। यह सिर्फ चंपा का घर नहीं बल्कि कई अन्य बुरी शक्तियों का भी घर है। साथ ही पेड़ की जड़ें अब और भी तेजी से बाहर निकलने लगीं, जैसे वो किसी को खींचने के लिए तैयार हो। मैंने विक्रम से कहा, तुमने जो बोला वह हमें रोक नहीं सकता। हमें इसे खत्म करना होगा, चाहे जो भी हो। लेकिन विक्रम की आंखों में अब वह पुरानी शंका और डर वापस लौट आए थे। वह चुपचाप खड़ा था, जैसे वह किसी शक्ति के सम्मोहन में हो। तभी पेड़ से निकलकर एक अजीब सी शीतल हवा बहने लगी और उसके साथ ही पेड़ की जड़ों से एक अंधेरे काले धुएं का गुब्बार निकलने लगा। यह धुआं हमारे आसपास लहराता हुआ फैलने लगा और फिर वह धुआं धीरे धीरे विक्रम की ओर बढ़ने लगा।
विक्रम ने चीखते हुए कहा, यह वही है, यही वो शक्ति है जो हमें हमेशा के लिए बंदी बना लेगी। लेकिन मैंने घबराया नहीं। मैंने पूरी शक्ति से उस पेड़ की जड़ों की ओर देखा और एक शब्द का उच्चारण किया जो बाबा ने मुझे सिखाया था, आकर्षण, शक्ति, स्वतंत्रता। जैसे ही मैंने यह शब्द बोले, पेड़ की जड़ें अचानक रुक गईं। लेकिन तभी एक और भयावह आवाज आई, तुम सोचते हो कि तुम मुझे रोक पाओगे? तुम्हें मालूम नहीं कि मैं किससे जुड़ा हुआ हूं। विक्रम की हालत और भी खराब हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे वो आत्मा में घुस रही हो। विक्रम, मैंने जोर से पुकारा, तुम्हें इस डर को खत्म करना होगा। तुम्हारा विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मैंने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम नहीं अकेले हो विक्रम, हम इसे साथ मिलकर खत्म करेंगे। लेकिन वह अब पूरी तरह से शून्य हो चुका था। उसकी आंखों में भय और वह आत्मा की गहरी खाई दिख रही थी जो उसे अब जकड़ने लगी थी। क्या वह फिर से चंपा के शाप के नीचे गिरने वाला था, या क्या मैं उसे बचा सकता था? क्या यह पेड़ सिर्फ एक प्रतीक था, या इसके नीचे छुपा हुआ सबसे खतरनाक रहस्य कुछ और था? पेड़ की जड़ें अब विक्रम के शरीर के चारों ओर लपेटने लगी थीं, जैसे किसी ने उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया हो। वह चीख रहा था, लेकिन उसकी आवाज में अब कोई इंसानियत नहीं थी, सिर्फ एक खौफनाक ध्वनि जो उसके अंदर से निकल रही थी। पेड़ की जड़ें अब और भी घनी होती जा रही थीं, जैसे उन्हें विक्रम की आत्मा का सेवन करना हो। हवा में एक ठंडी अंधेरी ऊर्जा फैल रही थी जो मेरी सांसों को भी रोक रही थी। मैंने महसूस किया कि विक्रम को बचाने का अब एक ही तरीका था, मुझे इस पेड़ के भीतर छिपी बुरी शक्ति का सामना करना था। मेरा दिल धड़क रहा था, लेकिन मुझे खुद को शांत करना पड़ा। चंपा की आत्मा तो मैंने खत्म कर दी थी, लेकिन यह पेड़ खुद एक और डरावनी शक्ति का प्रतीक था, और अब यह मेरी सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। मैंने अपने हाथों को जोड़ते हुए बाबा का दिया हुआ मंत्र पढ़ना शुरू किया। मेरी आवाज अब मजबूत हो चुकी थी और मेरी आंखों में वो आत्मविश्वास था जो मुझे चाहिए था। विक्रम की चीखें अब भी सुनाई दे रही थीं, लेकिन मैं ध्यान केंद्रित कर रहा था। पेड़ से निकलता हुआ काला धुआं और भी घना हो रहा था, जैसे कुछ खतरनाक आत्माएं मेरे पास आ रही हों। अचानक पेड़ की जड़ें और भी तेजी से विक्रम को खींचने लगीं। उसका चेहरा अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखों में चंपा की आत्मा का डर साफ दिख रहा था। विक्रम, मैंने चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। मैं तुम्हें बचाने आया हूं। तुम मुझसे प्यार करते हो और यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। मेरे शब्दों ने कुछ असर किया। विक्रम की आंखें थोड़ी देर के लिए चंचल हुईं, जैसे वह मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मैंने एक कदम और बढ़ाया और फिर से बाबा का मंत्र पढ़ते हुए उसकी ओर बढ़ा। अब पेड़ की जड़ें थोड़ी धीमी हो गई थीं, जैसे वह किसी तरह मेरे शब्दों से डर रही हों। लेकिन तभी अचानक पेड़ से एक भयंकर आवाज आई, तुम मुझे नहीं रोक सकते। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, यह एक शक्ति थी जो पेड़ में बसी हुई थी, और उसने अपनी पूरी ताकत से हमारे खिलाफ हमला किया। मुझे लगा कि मैं हार चुका हूं, लेकिन मैंने हार मानने का नाम नहीं लिया। मैंने अपनी पूरी ताकत से पेड़ की जड़ों को अपनी ओर खींचते हुए कहा, यह पेड़, यह शक्ति, यह आत्मा सब खत्म हो जाएंगे। विक्रम की आंखें अब पूरी तरह से खुल चुकी थीं और उन्होंने मुझे देखा। वह कमजोर था, लेकिन उसने मुझे देखा और एक हल्की मुस्कान दी, जैसे उसने कुछ समझ लिया हो। एक आखिरी बार उसने अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई और फिर उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गईं। वहीं पेड़ की जड़ें अब बुरी तरह से कांपने लगीं, जैसे वह खुद डर के मारे कांप रही हो। मुझे समझ में आ गया कि विक्रम की आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी। मैंने अपने हाथों को जोड़कर फिर से मंत्र पढ़ा और अचानक एक तेज रोशनी पेड़ से निकली। पेड़ की जड़ें टूटने लगीं और उसकी छाया धीरे धीरे खत्म हो गई। विक्रम का शरीर अब पूरी तरह से सामान्य हो चुका था और वह मेरे पास गिर पड़ा। उसकी आंखें अब शांत थीं, जैसे वह अब पूरी तरह से शांत हो चुका हो। पेड़ अब खड़ा था, लेकिन उसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। चंपा और अन्य आत्माओं का कब्जा अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका था।
लेकिन मुझे यह महसूस हुआ कि यह युद्ध केवल एक शुरुआत थी। इस जंगल में और भी ऐसी शक्तियां छिपी हो सकती थीं, लेकिन एक बात तय थी, इस बार मैंने और विक्रम ने मिलकर उस अंधेरे से लड़ाई लड़ी थी और हमें इस दुनिया के सबसे खतरनाक खौफनाक राज का पता चल चुका था। विक्रम अब मेरी बाहों में गिर चुका था। उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन वह जीवित था। उसका चेहरा अब शांत था, जैसे वह एक लंबी और डरावनी लड़ाई के बाद थोड़ी राहत पा रहा हो। पेड़ का खौफनाक धुआं अब पूरी तरह से गायब हो चुका था और वातावरण में हल्का सा खामोशी का एहसास था। लेकिन मुझे यह समझ में आ रहा था कि यह खामोशी केवल एक छलावा हो सकती थी। अंधेरे के बाद की यह शांति बहुत अस्थायी थी। मैं विक्रम को संभालते हुए उस पेड़ के पास से दूर जाने लगा। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और कहा, यह सब खत्म नहीं हुआ, मैं जानता हूं। उसके शब्दों में एक गहरी चिंता थी, जैसे वह कुछ महसूस कर रहा हो जो मैं नहीं समझ पा रहा था। लेकिन अब तकरीबन 1 घंटे बाद हम उस जगह से बाहर निकलने में सफल हो गए। हालांकि विक्रम की हालत अब बेहतर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दहशत थी, जैसे वह जानता था कि कुछ और भी डरावना उसका पीछा कर रहा है। हम दोनों जंगल के बाहर तक पहुंचे, जहां सूरज की पहली किरण चुपचाप फैल रही थी। लेकिन मेरा ध्यान अब भी उस पेड़ पर था, वह पेड़ जिसने हमें इस भयानक सफर पर ला खड़ा किया था। हमें लगा था कि हमने उसे हराया है, लेकिन क्या सच में हम उसे हरा पाए थे, या वह हमें कुछ और ट्रैप करने के लिए वापस छुपा था? विक्रम ने मेरा ध्यान खींचते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि वह शक्ति अभी भी कहीं ना कहीं हमारे पास है। क्या तुमने कभी सोचा है कि वह पेड़ हमें क्यों चुनेगा, या क्या उसकी जड़ें कहीं और फैली हुई हैं? मैंने सिर झुकाकर सोचा, लेकिन मुझे भी यह एहसास हो गया कि विक्रम की बातों में सच्चाई थी। वह पेड़ सिर्फ एक प्रतीक था और उसने अपनी जड़ें हमारी चेतना में गहरी धंसा दी थी। विक्रम की आंखों में वही पुराना डर था और यह साफ था कि उसकी आत्मा ने भी कुछ बहुत गहरे डर को महसूस किया था। हम दोनों का मन अब पूरी तरह से डूब चुका था और हमने फैसला किया कि हमें फिर से उस पेड़ की ओर लौटना होगा, ताकि हम उसकी बाकी बची हुई शक्ति को समाप्त कर सकें। हमने अपनी यात्रा की योजना बनाई और विक्रम के साथ इस अंधेरे जंगल में एक और बार घुसने का फैसला किया। इस बार हम पूरी तरह से तैयार थे। कोई भी डर, कोई भी अजनबी शक्ति हमें रोक नहीं सकती थी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और तय किया कि चाहे जो भी हो, हमें उस पेड़ की जड़ों को और भी गहरे जाकर खत्म करना होगा। जैसे ही हम फिर से उसी डरावने रास्ते पर चलने लगे, मुझे यह महसूस हुआ कि हम केवल इस सफर को खत्म नहीं कर सकते थे, बल्कि हमें एक नई शुरुआत करनी थी। यह पेड़ सिर्फ एक कड़ी थी और जो भी शैतानियां छुपी थीं, उन्हें खत्म करना अब हमारा उद्देश्य बन चुका था। लेकिन यह जंगल, ये पेड़, ये शक्ति, ये सिर्फ एक शुरुआत थी और अंधेरे से उभरने के लिए हमें और भी गहरी और डरावनी लड़ाई का सामना करना था। जैसे ही हम दोनों उस खौफनाक जंगल की ओर बढ़ने लगे, मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी। पेड़ की ओर जाने का विचार ही मुझे डरा रहा था, लेकिन मुझे पता था कि यह रास्ता ही एकमात्र तरीका था। हम जितना भागने की कोशिश करेंगे, वह हमें उतनी ही मजबूती से खींचेगा। विक्रम अभी चुप था। उसकी आंखों में वही पुराना डर था जो पहले हमने देखा था। उसने चुपचाप मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम तैयार हो, लेकिन क्या तुम सोचते हो कि हम इसे खत्म कर पाएंगे? मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। हम इसे हराएंगे। हमने पहले भी अंधेरे को चुनौती दी है, तो अब भी करेंगे। लेकिन हमें अपना ध्यान पूरे जंगल पर रखना होगा। वह पेड़, वह शक्ति, वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाली। हमारी बातचीत के बीच जंगल में एक घना सन्नाटा छा गया। कोई आवाज नहीं, कोई पक्षी की चहचहाहट, कोई हवा की सरसराहट, जैसे इस जंगल में कुछ भी जीवित ना हो। मुझे लगा कि यह कोई चेतावनी हो सकती है, या फिर इस जंगल ने हमारे मन के डर को महसूस कर लिया था। लेकिन हमने कदम बढ़ाए। हमें आगे बढ़ने की जरूरत थी, भले ही हमारी आत्मा पर भारी दबाव हो। अचानक एक तीव्र घनी आवाज गूंजने लगी, जैसे किसी ने हमारे आसपास किसी ताकतवर चीज को उजागर किया हो। मैंने विक्रम की ओर देखा
और उसकी आंखों में वही खौफ था जो मुझे भी महसूस हो रहा था। हम दोनों एक दूसरे से बिना कुछ कहे आगे बढ़े। विक्रम अचानक रुक गया और उसकी आंखें पेड़ के पास की एक दिशा में फटी हुई थीं। मैंने भी वहीं देखा। पेड़ के चारों ओर एक काले धुएं का गुब्बार था, जैसे किसी ने उसे अपनी जड़ों में जकड़ लिया हो। धुआं अब तेजी से फैलने लगा और उसके अंदर से एक आवाज सुनाई दी, तुम्हारे पास क्या है जो तुम मुझे हराने का दावा करते हो? हम दोनों चौंक पड़े। ये वही आवाज थी जो पहले पेड़ से आई थी, लेकिन अब यह और भी डरावनी लग रही थी, जैसे कोई विकृत आत्मा हमारे मन में घुसने की कोशिश कर रही हो। विक्रम ने मुझे घबराए हुए स्वर में कहा, यह वही है, ये वह शैतान है जो हमारे भीतर जड़ें डाल चुका है। मैंने विक्रम को शांत किया और कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक चीज समझनी होगी। विक्रम, ये शक्ति, ये पेड़, ये आत्माएं हमारी कमजोरी का फायदा उठाती हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी ताकत नहीं समझने देंगे। हम दोनों अब उस पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ की जड़ें अब और भी बड़ी और भयंकर दिखने लगीं, जैसे वे हमारी ओर बढ़ने के लिए तैयार हों। पेड़ के चारों ओर से वही काला धुआं निकलता हुआ दिख रहा था और वह जैसे हमारी सोच को पढ़ रहा था। उसके भीतर एक सदी पुरानी काली शक्ति बसी हुई थी जो हमें अपनी पकड़ में लेने के लिए तैयार थी। विक्रम ने डरते हुए कहा, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। यह केवल एक पेड़ नहीं है, यह एक पुरानी आत्मा का वास है। वह हमें अपने जाल में फंसा सकता है। मैंने कड़ा नजर रखते हुए कहा, हम जितना डरेंगे वह उतना ताकतवर होगा। हमें इस शक्ति का मुकाबला करने के लिए अपने डर को काबू में रखना होगा। हमने एक गहरी सांस ली और पेड़ की जड़ों को पकड़ते हुए उनके अंदर ताकतवर मंत्र पढ़ने की शुरुआत की। जैसे ही हम मंत्र का उच्चारण करते गए, पेड़ की जड़ें तेजी से कांपने लगीं और वह काला धुआं और भी घना होता गया। अचानक पेड़ से एक भयंकर हंसी गूंजी, तुम समझते हो कि तुम मुझे हराओगे? तुम बस मेरे हाथों में खेल रहे हो। विक्रम ने मुझे घूरते हुए कहा, कहीं यह चुप्पे एक और जाल तो नहीं? मैंने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर कहा, मुझे लगता है कि यह हमारी अगली चुनौती का संकेत हो सकता है। हमें किसी जाल में फंसा दिया गया है और हमें इसका तोड़ निकालना होगा। हम दोनों धीरे धीरे बढ़ते रहे, लेकिन अब हमें इस खौफनाक चुप्पे को तोड़ने के लिए अपनी मानसिकता को मजबूत करना था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, अचानक एक गहरी डरावनी आवाज सुनाई दी, तुम दोनों अब कभी नहीं बच सकते। हम दोनों एक साथ रुक गए और घबराहट में चारों ओर देखा। वह आवाज अब हमारे दिमाग में गूंजने लगी थी, जैसे वह किसी अंधेरे शक्ति का हिस्सा हो। एक अजीब सा डर हमें अपने अंदर समाते हुए महसूस हो रहा था और हमें यह समझ में आने लगा कि हमारी असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। आवाज फिर से गूंज उठी, तुम सोचते हो कि तुमने जीत लिया है? यह सब केवल एक खेल था और तुम्हारी अगली परीक्षा अभी बाकी है। हमारे सामने अब एक और पेड़ उभरा, लेकिन यह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था। यह वही पेड़ था जिस पर पहली बार हम दोनों का सामना हुआ था, लेकिन अब यह और भी विकृत और खौफनाक था, जैसे इसके अंदर एक और शक्ति उभर रही हो। पेड़ की जड़ें अब हमारे पैरों के पास फैलने लगीं और वह काला धुआं फिर से फैलने लगा। विक्रम और मैंने एक साथ कदम बढ़ाया, लेकिन यह समझते हुए कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अब हम पर कोई भी शक्ति हावी नहीं हो सकती थी। हमें अपनी पूरी शक्ति से इसका मुकाबला करना था। तभी अचानक वह कटा फटा चेहरा फिर से उभरा, लेकिन अब यह और भी भयावह था। उसके चेहरे पर जलती हुई आग की लपटें थीं और वह हमारी तरफ बढ़ने लगा। हमने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली, क्योंकि हमें अब इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार होना था। हम दोनों उस काले धुएं से निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत से जूझ रहे थे। वह विकृत चेहरा अब हमारी दिशा में तेजी से बढ़ रहा था। उसकी आंखों में जलती हुई आग और चेहरा स्याह हो चुका था। उसकी हंसी अब हमारे दिमाग में एक बुरा सपना बन चुकी थी, जो लगातार गूंज रही थी। जैसे ही हम दोनों उस अंधेरे पेड़ के पास पहुंचे, पेड़ से अचानक एक तीव्र और घनी लहर निकली जो हमें झकझोर कर रख दी। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, यह वही शक्ति है, यह वही अंधेरा है। उसकी आवाज में डर और घबराहट दोनों थे, लेकिन मैंने उसे शांत करने की कोशिश की।
हम जितना डरेंगे यह उतना मजबूत होगा। हमें एक साथ रहकर इसका सामना करना होगा। हमने फिर से बाबा का मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे ही हम मंत्र उच्चारित करने लगे, पेड़ की जड़ें हमें लपेटने लगीं। धुआं और तेजी से फैलने लगा, लेकिन हम दोनों मंत्रों में खोकर धीरे धीरे उस शक्ति के घेरे को तोड़ने में सफल हो रहे थे। अचानक पेड़ का विकृत चेहरा और काले धुएं का गुब्बार गायब होने लगे। यह एहसास था कि हम किसी बहुत बड़ी चुनौती से जूझ रहे थे, लेकिन हमारी कोशिशें रंग ला रही थीं। तभी पेड़ से एक और भयावह हंसी गूंजने लगी। यह हंसी इतनी डरावनी थी कि हमारे शरीर में कंपन होने लगी। तुम दोनों क्या समझते हो? तुम्हारी ये छोटी छोटी जीतें मुझे नहीं हरा सकती। उस काले पेड़ की आवाज अब हमारी चेतना में गहराई से घुसने लगी। यह आवाज सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि वह हमारे मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हम तैयार थे। विक्रम और मैंने एक बार फिर से मंत्र को और भी जोर से उच्चारित किया। हमारी ऊर्जा एक साथ मिलकर उस अंधेरे को चुनौती दे रही थी। पेड़ की जड़ें अब और भी कमजोर हो रही थीं और धुआं धीरे धीरे समाप्त होने लगा। हमारी कोशिशों ने हमें विजय के करीब ला दिया था। विक्रम ने शांति से कहा, हम इस बार इसे खत्म कर सकते हैं, लेकिन यह आखिरी बार होगा। मैंने सिर झुकाकर हामी भरी। अब हम पूरी तरह से तैयार थे कि इसे अंतिम रूप से समाप्त किया जाए। उस अंधेरे शक्ति के खिलाफ हमारी मेहनत रंग ला रही थी। पेड़ की जड़ें अब लगभग पूरी तरह से टूट चुकी थीं और वह विकृत चेहरा अब गायब हो चुका था। एक गहरी राहत की लहर हमारे शरीर में दौड़ गई। यह आभास था कि हमने उस अंधेरे शक्ति को समाप्त कर दिया था, लेकिन यह केवल हमारी पहली बड़ी जीत थी। हम दोनों धीरे धीरे पीछे हटने लगे, यह महसूस करते हुए कि इस घने जंगल से बाहर निकलने का समय आ गया था। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे यह समझते हुए कि हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही हम पेड़ से कुछ दूर हटे, अचानक जंगल में एक ठंडी हवा का झोंका आया। वह हवा हमारी ओर बढ़ी और हमें यह महसूस हुआ कि वह हमें चुपके से अपनी ओर खींच रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और हमें समझ में आ गया कि यह हवा हमें एक और खौफनाक चक्कर में फंसा सकती है। हम दोनों ने एक गहरी सांस ली और एक दूसरे से कहा, हमने सिर्फ एक घेरा तोड़ा है, बाकी अभी बाकी है। जैसे ही हम पेड़ से दूर हटे, वह ठंडी हवा हमारे आसपास फैलने लगी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने कब्रिस्तान की महक हो, या फिर जैसे समय का खौफनाक असर उस जगह पर छाया हो। वह हवा हमें धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले रही थी और हम दोनों महसूस कर रहे थे कि यह सिर्फ हवा नहीं, बल्कि एक और शक्ति थी जो हमें अपनी ओर खींच रही थी। कुछ गड़बड़ है, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज में एक गहरी घबराहट थी। यह हवा हमें जाल में फंसा रही है, हमें इसे हर हाल में रोकना होगा। मैंने सिर झुका लिया, लेकिन मुझे यह एहसास हुआ कि यह हवा सिर्फ एक रूपक नहीं, बल्कि असली शक्ति थी। हमें यह समझने में कुछ वक्त लगा कि यह हवा उसी अंधेरे ताकत का एक और रूप हो सकती है। हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, मैंने विक्रम से कहा। हमें इस हवा को चुनौती देनी होगी ताकि हम इस ताकत को पूरी तरह से खत्म कर सकें। हम दोनों ने एक साथ कदम बढ़ाया और हवा हमारे चेहरे को छूने लगी, जैसे वह हमें निगलने के लिए तैयार हो। लेकिन हम डरने वाले नहीं थे। हम जानते थे कि अगर हम एक कदम पीछे हटे तो यह ताकत हमें पूरी तरह से निगल लेगी। हमने एक साथ बाबा के अंतिम मंत्र का उच्चारण किया, जो हमें इस अंधेरे से बाहर निकाल सकता था। मंत्र का उच्चारण करते ही हवा की गूंज और तेज हो गई, जैसे वह हमारे शब्दों को चुप कराने की कोशिश कर रही हो। लेकिन हम रुके नहीं। हमने मंत्र को और भी जोर से पढ़ना शुरू किया। हवा अब हमारे चारों ओर चक्कर लगाने लगी, जैसे वह एक विशाल तूफान बन चुकी हो। लेकिन हम लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। हवा अब और भी तेज हो गई और हमारे शरीर को झकझोरने लगी। हमें ऐसा लग रहा था कि हम अब अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे, जैसे हमें किसी मजबूत शक्ति ने जकड़ लिया हो। विक्रम की आंखों में डर था, लेकिन वह भी संघर्ष कर रहा था। तुम कर सकते हो, हमें इसे खत्म करना होगा, मैंने विक्रम से कहा। विक्रम ने सिर झुकाया और फिर से बाबा के मंत्र को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही हम मंत्र का उच्चारण करने लगे,
हवा ने एक तेज चीख मारी और अचानक से वह सब शांत हो गया। जैसे ही हवा शांत हुई, एक घना अंधेरा धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगा। अब हमारी आंखों के सामने एक बड़ी काली आकृति उभरी जो धीरे धीरे हमारे पास बढ़ने लगी। यह आकृति अब हमारी ओर बढ़ रही थी, जैसे वह हमें निगलने के लिए तैयार हो। विक्रम ने कहा, यह अब हमारे सामने है, यह वही शक्ति है। अचानक वह आकृति तेजी से हमारे पास आई और उसने हमें पूरी तरह से घेर लिया। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था और हम दोनों को यह एहसास हुआ कि हम इस शक्तिशाली अंधेरे के खिलाफ अकेले नहीं लड़ सकते। हमें इस घेराबंदी से बाहर निकलने के लिए और भी बड़ी ताकत की जरूरत थी। फिर मैंने अपने दिमाग में कुछ हलचल महसूस की, जैसे कोई संदेश मेरे भीतर गूंज रहा हो। मुझे बाबा की एक पुरानी बात याद आई, जिसमें उन्होंने कहा था, जब तुम्हें लगे कि अंधेरा तुम्हारी आत्मा को खा चुका है, तो समझो कि तुम्हारी अंतिम जंग शुरू होने वाली है। क्या तुम तैयार हो? मैंने विक्रम से पूछा और वह बिना किसी संकोच के बोला, हम इससे जीत सकते हैं, हमें इसे अब खत्म करना होगा। हम दोनों ने एक साथ आखिरी मंत्र का उच्चारण किया और एक तेज आंधी सी उठी। उस आंधी ने हमें अपनी धारा में समेट लिया और वह काले घने अंधेरे को भी उड़ा लिया। लेकिन वह आकृति अब और भी विकृत हो चुकी थी और उसकी आंखों में गहरी घृणा और खौफनाक शक्ति थी। हम दोनों एक दूसरे को देखा और समझ गए कि अब हमारी आखिरी लड़ाई का समय आ चुका था। वह काली आकृति अब हमें पूरी तरह से घेर चुकी थी और उसकी भयावह आंखों से हम दोनों में से कोई भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। वह आकृति अब और भी करीब आ गई थी, जैसे वह हमें निगलने के लिए तैयार हो। उसके चारों ओर का अंधेरा इतना घना था कि हमारी आंखों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे हम एक ऐसे बेजान संसार में फंसे हुए हों जहां ना कोई आवाज थी, न कोई दिशा। विक्रम ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ा और हम दोनों ने एक साथ उस अंतिम मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही हमारे शब्द हवा में गूंजे, वह आकृति और भी विकृत हो गई। उसकी लंबी कटी हुई उंगलियां अब हमारे पास बढ़ने लगीं और उसकी खौफनाक हंसी हमारी धड़कनों को तेज कर रही थी। तुम क्या समझते हो? उसने एक गहरी डरावनी आवाज में कहा। तुम मेरे सामने किसी भी शक्ति से छोटे हो, तुम नहीं जीत सकते। लेकिन हम रुकने वाले नहीं थे। हम जानते थे कि यह सिर्फ एक चुनौती थी और हमें अपनी पूरी ताकत के साथ इसका मुकाबला करना था। हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं, मैंने कहा और विक्रम ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में वही साहस था जो पहले कभी नहीं था। हम तुम्हें खत्म करेंगे, चाहे कुछ भी हो। हमने अपनी आवाज को और तेज किया और मंत्रों का उच्चारण हम दोनों ने मिलकर किया। तभी अचानक उस आकृति के भीतर से एक तेज रोशनी निकली, जैसे वह खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। रोशनी इतनी तेज थी कि हमारी आंखों को तंग कर रही थी और हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि हम अंधेरे में गिरते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम रुके नहीं। हम अपनी पूरी ताकत से मंत्रों को पढ़ते गए। यह समय है, विक्रम ने चिल्लाकर कहा, अब या कभी नहीं। हम दोनों ने साथ में एक आखिरी बार जोर से मंत्र का उच्चारण किया। एक तेज धमाका हुआ और वह काली आकृति अचानक से गायब हो गई। जैसे ही उसने हमें छोड़ दिया, चारों ओर का अंधेरा हल्का हो गया और हमारी आंखों के सामने एक नई रोशनी फैल गई। लेकिन हमारी राहत सिर्फ एक क्षणिक थी। जैसे ही वह आकृति गायब हुई, हमें यह एहसास हुआ कि यह हमारी पहली जीत थी और असली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अंधेरे का असली रूप अब भी कहीं ना कहीं हमारे आसपास था। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और यह समझते हुए कि हम केवल एक युद्ध जीत चुके थे, हमें और भी बड़ी जंग की तैयारी करनी थी। हमने आज कुछ नहीं पाया, मैंने विक्रम से कहा। यह अंधेरा हमारी तरफ से वापस आ सकता है, हमें और भी सचेत रहना होगा। विक्रम ने सिर झुका लिया और हम दोनों धीरे धीरे उस जगह से निकलने लगे, यह महसूस करते हुए कि यह केवल शुरुआत थी। अंधेरे की असली शक्ति अभी बाकी थी और हमें उसे हर हाल में नष्ट करना था। हम दोनों की आंखों में एक नया संकल्प था। हम जानते थे कि अब हमारी यात्रा केवल शुरुआत है और जो शक्ति हमें रोकने की कोशिश कर रही थी, वह हमें अब तक हारने नहीं देगी। जैसे ही हम उस जगह से बाहर निकलने लगे, चारों ओर एक घनी चुप्पी छाई हुई थी।
अब वह अंधेरा जो हमें लपेटे हुए था धीरे धीरे गायब हो रहा था, लेकिन हम दोनों जानते थे कि यह सिर्फ एक छलावा था। असली अंधेरा अभी भी कहीं हमारे आसपास छिपा हुआ था और हमें अपनी पूरी ताकत से उसे ढूंढकर खत्म करना था। विक्रम ने मेरी ओर देखा और कहा, यह इतना आसान नहीं होगा। हम उस अंधेरे से बाहर तो निकल आए, लेकिन वह हमें फिर से कहीं ना कहीं परेशान करेगा। मैंने सिर झुकाया और उसकी बातों से सहमति जताई। हमें यह महसूस हुआ कि हम एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुके थे, जो हमारे सामने धीरे धीरे अपनी सच्चाई उजागर कर रही थी। हमने फैसला किया कि हमें अब और कुछ समय तक जंगल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हमें उस अंधेरे शक्ति के स्रोत को ढूंढना था। विक्रम ने अपने फोन से एक नक्शा निकाला और देखा, यह जंगल सिर्फ एक जगह नहीं है, यह पूरा इलाका एक जादुई क्षेत्र है, जहां हर पेड़, हर पत्थर और हर रास्ता हमें उसी अंधेरे से जोड़ता है। हम दोनों चुपचाप कुछ देर के लिए खड़े रहे और फिर एक साथ वह जगह छोड़ दी। विक्रम के कदमों में तेजी थी, लेकिन मेरी सोच कहीं दूर थी। अचानक से मुझे लगा कि मुझे कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रही है। मेरे दिमाग में एक विचार आया, क्या यह सब हमारे इर्द गिर्द की साजिश का हिस्सा है? हम दोनों एक साथ उस स्थान तक पहुंचे जहां हमें पहले उस काले पेड़ का सामना करना पड़ा था। अब वह जगह पूरी तरह से शांत और अंधेरी थी, लेकिन हमें यह महसूस हो रहा था कि कुछ अनदेखा हमें देख रहा था। विक्रम ने बुरी तरह से देखा और कहा, यह सब यहीं से शुरू हुआ था और शायद यहीं खत्म होगा। हमने तुरंत अपनी रक्षा के लिए और भी मजबूत मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। जैसे ही हम मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, अचानक उस जगह से एक कटा हुआ चेहरा उभरा जो हमें घूरते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में वही जलती हुई घृणा थी। वह चेहरा धीरे धीरे हमारे पास आ रहा था और हम दोनों की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन हम डरने वाले नहीं थे। हम इसे खत्म करेंगे, विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा। हम दोनों ने अपनी ताकत को एकजुट कर दिया और मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। अचानक उस काले चेहरे से एक तीव्र चीख निकली और एक बवंडर सा उड़ा जो हमें कई कदम पीछे धकेल गया। विक्रम गिरते हुए बोला, अब कुछ नहीं होगा, यह हमें खत्म करने का आखिरी मौका है। मैंने उसे हाथ देकर उठाया और कहा, हमने अभी तक हार नहीं मानी है, यह युद्ध खत्म नहीं हुआ है। हम दोनों ने एक आखिरी बार अपने मंत्रों को उच्चारित किया। तभी एक तेज चमक हुई और वह कटा हुआ चेहरा पूरी तरह से गायब हो गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया और फिर अचानक वह जगह पूरी तरह से रोशन हो उठी। हम दोनों की आंखों में राहत की चमक थी, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल भी था, क्या यह वास्तव में खत्म हो चुका था? हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक बार फिर महसूस हुआ कि असली युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन हम जानते थे कि हमें इस अंधेरे के खिलाफ खड़ा होना था और चाहे कुछ भी हो, हम इसे कभी जीतने नहीं देंगे। जैसे ही वह कटा हुआ चेहरा गायब हुआ, चारों ओर एक अजीब सी सन्नाटी छा गई, जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। वह जगह पहले जितनी भयावह और अंधेरी थी, अब उतनी ही चुप और शांत लग रही थी, लेकिन हमारी आंखों में जो डर था वह आसानी से खत्म होने वाला नहीं था। हमें यह एहसास हो रहा था कि यह सब कुछ बस एक शुरुआत थी और असली खतरा अब हमारे सामने था। यह खत्म नहीं हुआ है, मैंने धीरे से कहा, जबकि विक्रम मेरी ओर घूरते हुए बोला, यह कुछ और भी बड़ा होने वाला है, हमें अभी और सतर्क रहना होगा। हम दोनों धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंचे जिस पेड़ ने हमें अंधेरे का एहसास कराया था। पेड़ अब भी खड़ा था, लेकिन उसकी छाया पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी। फिर भी हमें यह समझ में आ रहा था कि वह कुछ और छिपाए हुए था, कुछ ऐसा जो हमें और भी अधिक खतरे में डाल सकता था। हमें इसे पूरी तरह से खत्म करना होगा। विक्रम ने गहरी सांस ली। यह पेड़ सिर्फ एक जड़ नहीं है, यह अंधेरे का केंद्र है जहां से सारी शक्तियां निकलती हैं। हम दोनों ने एक साथ हाथ जोड़ा और फिर से मंत्रों का उच्चारण किया। यह मंत्र हमें और भी मजबूत बना रहा था और जैसे ही हम मंत्र का उच्चारण करने लगे, वह पेड़ अचानक से हरकत में आ गया। उसकी शाखाएं हिलने लगीं और अचानक उसकी छाया हमारे ऊपर गहराई से गिरने लगी, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। यह हमारा अंतिम मौका है, मैंने विक्रम से कहा।
हम इसे अब खत्म कर सकते हैं। हमने एक साथ मंत्रों का उच्चारण किया और उस पेड़ की जड़ें अचानक से उखड़ने लगीं। उसकी शाखाएं तेजी से टूटने लगीं और वह काला धुआं धीरे धीरे हमें घेरने लगा। हमें यह महसूस हो रहा था कि उस पेड़ में बसी हुई अंधेरे की शक्ति हमें पूरी तरह से निगलने की कोशिश कर रही थी। यह नहीं हो सकता, विक्रम चीखा। यह शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली। लेकिन हमें अब कोई रास्ता नहीं था। हमें यह डर था कि अगर हम इसे अब नहीं खत्म करते तो यह पूरी दुनिया को अपने गिरफ्त में ले लेगा। हमने अपनी पूरी ताकत और एकजुटता के साथ मंत्र का उच्चारण करना जारी रखा। अचानक उस पेड़ से एक तेज रोशनी फूटी और जैसे ही वह रोशनी हमारे शरीर से टकराई, हमें ऐसा लगा जैसे हम किसी और आयाम में चले गए हों। हम दोनों ने जोर से चीख मारी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अचानक वह काला धुआं और पेड़ गायब हो गए। चारों ओर अब रोशनी थी, लेकिन हम दोनों जानते थे कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अंधेरे की कोई भी शक्ति फिर से उभर न सके। विक्रम ने मुझे देखा और कहा, हमने इसे हराया, लेकिन यह सिर्फ एक युद्ध था। असली लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए समझ गए कि हमारे संघर्ष ने सिर्फ अंधेरे के एक रूप को नष्ट किया था और हमें यह पूरी दुनिया इस तरह के अंधेरे से बचाने के लिए हमेशा सतर्क रहना होगा। लेकिन हम तैयार थे और हम जानते थे कि हम हर बार इस अंधेरे से लड़ेंगे, चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। हम यह युद्ध कभी नहीं हार सकते। अगर इस कहानी ने आपकी रूह को हिला दिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम फिर लौटेंगे एक और ऐसी ही भयानक कहानी लेकर। तब तक अकेले मत सुनना।